डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। G.A. आलमंड प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जिसने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। पॉलिटिकल डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में आलमंड ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया। आलमंड ने संरचनात्मक दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। राजनीतिक प्रणालियों की 4 संयुक्त विशेषताएं। G.A. आलमंड ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के 4 तत्व अवश्य होते हैं। नंबर 1 है राजनीतिक संरचनाओं की सर्वव्यापकता। आलमंड का विचार है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली का एक ढांचा अवश्य होता है जिसके द्वारा राजनीतिक प्रणाली के कार्यों की पूर्ति की जाती है। कोई भी राजनीतिक प्रणाली संरचना या ढांचे के बिना नहीं हो सकती। राजनीतिक प्रणाली की 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं: विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। परंतु आधुनिक युग में इन अंगों के कार्यों का विश्लेषण करने से राजनीतिक प्रणाली का पूर्ण विस्तार नहीं हो सकता। इसका कारण है कि राजनीतिक प्रणाली के पूर्ण विश्लेषण के लिए उन अनौपचारिक समूह या संगठनों की भूमिका का अध्ययन करना भी अनिवार्य है जो विशिष्ट राजनीतिक संरचना का भाग तो नहीं होते परंतु उनकी भूमिका, जैसे कि दबाव समूह, जाति, क्षेत्र, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है राजनीतिक कार्यों की सर्वव्यापकता। आलमंड का विचार है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली को 2 तरह के कार्य अवश्य करने पड़ते। निवेश कार्य, इनके अंतर्गत आता है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती, हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संरचना। 1 नंबर है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति स्थिर रखी और परिवर्तित की जाती है। राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास, भावना और दृष्टिकोण, मूल्य इत्यादि के सामूहिक नाम को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतहीन है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही लोगों को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करती है। इनपुट फैक्शंस जो करती है वो राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। नंबर 2 है राजनीतिक भर्ती। राजनीतिक भर्ती का अभिप्राय व्यक्तियों की राजनीतिक प्रणाली को विशेष पदों के कार्य की पूर्ति करने हेतु राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करवाना है। लोगों को विशेष रूप में शिक्षित करना, उन्हें राजनीतिक पक्षों का ज्ञान देना, राजनीतिक प्रणाली के ढांचे में विशेष भूमिका निभाने के योग्य बनाना और उनके राजनीतिक प्रणाली में भर्तीकरण की प्रक्रिया को राजनीतिक भर्ती की संज्ञा दी जाती है। पॉइंट नंबर 3 है हित स्वरूपीकरण। आलमंड का कहना है कि जिस विधि के द्वारा व्यक्ति समूह और नीति निर्माताओं से मांगे करते हैं उस विधि को हित स्वरूपीकरण कहा जाता है। जब व्यक्ति या दबाव समूह या हित समूह द्वारा सरकार के समक्ष कुछ मांगे पेश की जाती हैं तो उन मांगों को पेश करने की प्रक्रिया को ही हित स्वरूपीकरण का नाम दिया जाता है। हित स्वरूपीकरण का कार्य समाज में विभिन्न संस्थाओं या दबाव समूह द्वारा किया जाता है। आलमंड ने ऐसी संस्थाओं के 4 रूप बताए हैं। 1 है संस्थागत हित समूह। इस वर्ग में विधानमंडल, राजनीतिक, कार्यपालिका, कर्मचारी वर्ग, चर्च, सेना आदि आते हैं। एक होता है गैर सामूहिक हित समूह। इस वर्ग में रिश्तेदारी, वंश संबंधों पर आधारित समूह, वंशज समूह, धार्मिक समूह आदि आते हैं। 3 पे बताया है विधि समूह। इस वर्ग में समूह द्वारा किए गए तात्कालिक प्रदर्शन, दंगे फसाद इत्यादि शामिल होते हैं। और फिर आता है सामुदायिक हित। सामुदायिक हित समूह, इस वर्ग में संगठित हित समूह, व्यापारियों के संगठन, फिक्की, व्यवसायिक संगठन, शैक्षणिक समुदाय इत्यादि आते हैं। नंबर 4 पॉइंट है हित समूहीकरण। जब व्यक्तियों या समूह द्वारा मांगें प्रस्तुत की जाती हैं तो उन मांगों को
नीति या निर्णय के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हित समूहीकरण की संज्ञा दी जाती है। हित समूहीकरण का कार्य सामान्यतः राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। उदाहरणतः व्यापारिक संघों और व्यापारियों के संगठनों में कुछ मांगों संबंधी मतभेद उत्पन्न होता है और कोई राजनीतिक दल इस मतभेद को दूर करने हेतु कार्यवाही करता है। वह व्यापारिक संघ या व्यापारियों के संगठनों की परस्पर विरोधी मांगों की जांच पड़ताल करके समस्याओं का समाधान करने के लिए नीति की घोषणा करता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस राजनीतिक दल ने हित समूहीकरण का कार्य किया है। विभिन्न हितों की मांगों या आधिपत्य आदि का निरीक्षण करके उनके संबंध में कोई विशेष या साधारण नीति निश्चित करने के कार्य को हित समूहीकरण की संज्ञा दी जाती है। हित समूहीकरण का कार्य प्राय राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, परंतु इस कार्य को विधानमंडल, कार्यपालिका और नौकरशाही द्वारा भी किया जा सकता है। और नंबर 5 है राजनीतिक संरचना। आलमंड का कथन है कि प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में इनपुट और आउटपुट के कार्य करने में राजनीतिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक संरचना का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक प्रणाली के विभिन्न भाग या अंग एक दूसरे और गैर राजनीतिक प्रणालियों के कुछ साधनों द्वारा संपर्क बनाए रखते हैं तथा एक दूसरे की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान उन्हें होता है। ऐसा ज्ञान राजनीतिक प्रणाली के निकास कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है। आधुनिक युग में प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में ऐसे संरचना के साधन मिलते हैं जिनके द्वारा राजनीतिक प्रणाली अन्य उप प्रणालियों से बहुत कुछ आवश्यक सामग्री प्राप्त करती है तथा इन संचार के साधनों द्वारा ही राजनीतिक प्रणाली के कार्यों और नियमों का ज्ञान अन्य प्रणालियों तक पहुंचाया जाता है। जिन देशों में सर्वसत्तावादी सरकारें होती हैं वहाँ संचार के साधनों पर सरकारी नियंत्रण कड़ा होता है। राजनीतिक दल, हित समूह और अन्य संगठन राजनीतिक संचार के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। 1975 में भारत में आपातकाल के दौरान राजनीतिक संचार के साधनों पर सरकारी नियंत्रण की सख्ती कर दी गई थी। सरकार का नियंत्रण कठोर हो गया था। थैंक यू।